Assalamu alaikum students. I hope you all are very well. ओके हम अपनी आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम आउटलायर को किस तरह से डिटेक्ट करते हैं उस मेथड को आज देखेंगे, और उससे पहले उसको हम लोग ग्राफिकली भी या विजुअली भी उसको रिप्रेजेंट करेंगे कि अगर हमने आउटलायर्स को डिटेक्ट करना हो ग्राफ की फॉर्म में तो उसके लिए हमारे पास पाइथन में कौन सी लाइब्रेरी यूज़ होती है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने कुछ और मेथड्स देखे थे जिसमें पिवट टेबल हम लोगों ने पढ़ा था, और हम लोगों ने देखा था कि अगर हमने कंडीशंस इंप्लीमेंट करनी हो मल्टीपल्स और उसके मुताबिक हमने कैटेगरी की लेबलिंग करनी हो, यानी ये अच्छी है या नहीं अच्छी, लो क्वालिटी की है या फिर बेस्ट क्वालिटी है, तो उसके लिए हमने फिर एक numpy का सिलेक्शन मेथड का यूज़ किया था जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल था। आज स्टार्ट में सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे कि अगर हमें अपने डेटा को अपडेट करने की ज़रूरत पड़ जाए, अदरवाइज़ ये हमारा तो काम नहीं होता, ये डेटा एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल का काम होता है। एज अ एनालिस्ट हमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन फिर भी हम एक दो इसके छोटे से मेथड्स देख लेते हैं कि पाइथन में किस तरह से यूज़ होते हैं। स्क्रीन विजिबल है। ओके यहाँ पर यहाँ पर मेरे पास कुछ हम डेटा यहाँ से गेट कर लेते हैं। मैं यहाँ से ये वाला डेटा यहाँ से ले लेता हूँ। हम इस डेटा के ऊपर ज़रा इसकी इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं। चलें, यहाँ पे इतना ही हम डेटा ले लेते हैं। इस डेटा के साथ भी हम वर्किंग करेंगे। इसका मैं नाम दे देता हूँ ईकॉम। चलें, यहाँ पे इसको हम डिक्शनरी में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये मेरे पास कुछ डेटा है। अब जब हमने अपने डेटा को ज़रा अपडेट करना हो तो हमेशा हम उसमें प्राइमरी की या फिर यूनिक कॉलम का ही इस्तेमाल करते हुए हम अपडेशन वगैरह परफॉर्म करते हैं, और अपडेशन में ही हमारे पास आ जाता है कि अगर हमने नया कॉलम भी क्रिएट करना है कोई फॉर्मूले का यूज़ करते हुए तो वो भी अपडेशन में आ जाता है। जिस तरह यहाँ पर अगर मैंने टोटल सेल या फिर रेवेन्यू निकालना है तो उसके लिए मैं यहाँ पर सोल्ड मल्टीप्लाई प्राइस का यूज़ करूँगा, तो वो भी मेथड जो मेरे पास यूज़ होता है वो भी मेरे पास अपडेट के अंदर ही मेथड यूज़ होता है। तो ये लास्ट क्लास में भी हम लोगों ने इसका यूजेज देखा था। तो यहाँ पर फिर हम देख लेते हैं। ओके, df_सेल है। ये हमारे पास आ गया। तो ये भी अपडेशन का ही मेथड है कि इसमें मैंने क्या काम किया है, एक नया कॉलम क्रिएट किया है अपने डेटा के अंदर ही। उसके बाद सेकंड मेथड है कि अगर हमने कोई और स्पेसिफिक कॉलम्स में चेंजिंग्स करनी हो, फॉर एग्जांपल जिस तरह के मैंने दोबारा से बताया कि यूनिक कॉलम के बेस पर एक तो हम इंडेक्स का इस्तेमाल करते हुए कर सकते हैं, लेकिन इंडेक्स का तो चूंकि हमें नहीं पता कि कितने इंडेक्स हैं, या फिर हर बारी हम हर एक एक इंडेक्स को तो नहीं ना चेक करेंगे, क्योंकि ठीक है मुझे अगर लैपटॉप की कोई चीज़ चेंज करनी है तो वो किस इंडेक्स पे है, तो उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं, यूनिक कॉलम का, जिसको हम प्राइमरी की भी कहते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास ये प्रोडक्ट आईडी एज अ प्राइमरी की यूज़ हो रही है। तो मुझे इसमें किसी भी आईडी की अगर नेम चेंज करना है या फिर मुझे उसकी क्वांटिटीज़ चेंज करनी है, उसकी प्राइस चेंज करनी है, तो उसके लिए फिर हम यहाँ पर उसी के मुताबिक चलेंगे। एक तो यहाँ पे मेथड है हमारे पास कि हम इंडेक्स का यूज़ कर लें,
जिसके लिए हमारे पास यहाँ पर लॉक मेथड भी इस्तेमाल होता है, क्योंकि लॉक मेथड में हमने देखा था कि रोज़ की जगह हम लोग इंडेक्स भी यहाँ पर लिख सकते हैं। जिस तरह यहाँ पर मैंने लिख दिया डॉट लॉक, और अब यहाँ पर मैं इंडेक्स पास कर दूंगा। तो फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पर इंडेक्स, ठीक है चलिए यहाँ पर ही मैं लिख देता हूँ कि मुझे इंडेक्स 13 जो कि कीबोर्ड है, मुझे इसकी क्वांटिटी को क्या करना है, चेंज करना है। ठीक है, पहले 1 है, मुझे अब 3 करना है। तो उसके लिए यहाँ पर मैं df_sales.log और मैं यहाँ पर लिख दूंगा 13। तो बेसिकली वो 13 अब इस इंडेक्स को यहाँ पर लोकेट करेगा। उसके बाद किस कॉलम में चेंजेस करनी है, तो वो यहाँ पर मैं इसको बता दूंगा क्वांटिटी अंडरस्कोर सॉल्ट वाले कॉलम में चेंजिंग करनी है। अब क्या चेंजिंग्स करनी है, तो वो यहाँ पर इक्वल के बाद मैं बताऊंगा। जिस तरह मैंने यहाँ पर कह दिया कि मुझे अब 1 की जगह यहाँ पर चाहिए 4, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है 4। तो देखें ये मेरे पास यहाँ पर एग्जीक्यूट हो चुका है। सो अगर यहीं पे मैं इसको कॉल कर लूँ 30, तो यहाँ पर मेरे पास 13 का रिकॉर्ड देखें, क्वांटिटी इक्वल हमने रखी है 4। ये देखिए यहाँ पर हमारे पास जो क्वांटिटी के स्पेलिंग थे वो गलत हैं, तो उसकी वजह से उसने मुझे एरर तो नहीं दिया, रन कर दिया है, इसलिए मुझे नीचे उसकी आउटपुट जो है वो डिस्प्ले नहीं हुई। तो अब देखें, पहले यहाँ पर मेरे पास 1 थी क्वांटिटी, और अब मेरे पास यहाँ पर इसकी 4 हो चुकी है क्वांटिटी। तो एक तो ये काम हम यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सेकंड काम कर सकते हैं कि अगर मैंने मल्टीपल्स कॉलम्स की एक तो वैल्यूज़ चेंज करनी है, या फिर किसी प्रोडक्ट, अब यहाँ पर मैं इंडेक्स की बात नहीं कर रहा, यहाँ तो मैं प्रोडक्ट आईडी की बात कर लेता हूँ, यहाँ पे स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स की मैं बात कर लेता हूँ। तो यहाँ पर फिर हम लॉग का ही यूज़ करेंगे। जिस तरह मैंने यहाँ पर लिख दिया सेल्स और यहाँ पर डॉट लॉग, और लॉग के बाद अब यहाँ पर मैं कॉलम प्रोडक्ट के मुताबिक चलना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा दोबारा से df_scale सेल्स, और इसके अंदर अब मैं नाम दे देता हूँ प्रोडक्ट का। अब मैं कह रहा हूँ कि अगर ये प्रोडक्ट मेरी बराबर है, डबल इक्वल किसके बराबर है, तो यहाँ पर मैं चलें लैपटॉप ही लिख देता हूँ कि अगर लैपटॉप वाले कॉलम के, सॉरी मेरा जो ये प्रोडक्ट वाला कॉलम है, इसमें जितनी भी प्रोडक्ट्स लैपटॉप से मिलती हैं उस पर क्या करो, चेंज कर दो। चलें यहाँ पर मैं प्राइस कह देता हूँ, या डिस्काउंट जो है वो चेंज कर दो। तो यहाँ पर कॉमा के बाद हम कॉलम नेम लिखेंगे डिस्काउंट, और यहाँ पर इक्वल के बाद मैंने यहाँ पर डिस्काउंट फॉर एग्ज़ाम्पल लिख दिया है 2 लिख देते हैं। तो यहाँ पर देखें मेरे पास जितनी भी लैपटॉप्स के प्रोडक्ट्स थी तो वो कितनी हो चुकी हैं, यहाँ पर 2 हो चुकी हैं। तो जिस तरह स्टार्टिंग में ही मैंने बताया कि एज अ एनालिस्ट ये हमारा काम तो नहीं होता, लेकिन फिर भी अगर हमने चेंजिंग्स वगैरह चले करनी ही हो, अपडेशन करनी हो, अपडेट का मतलब है चेंज कर देना। एक पहली कुछ और वैल्यू थी, मैंने उसका क्या किया, अपडेट, उसको किसी और वैल्यू के साथ रिप्लेस कर दिया। तो उसमें हमारे पास जो है वो ये मेथड यूज़ होता है। अगर मल्टीपल्स कॉलम्स में हम चेंजिंग्स कर रहे हैं, तो फिर यहाँ पर कॉलम की जगह, जिस तरह यहाँ पर मैंने एक सिंगल कॉलम लिखा है, तो मल्टीपल्स के लिए हम यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर मल्टीपल्स कॉलम्स देंगे, और फिर इक्वल के बाद भी हम मल्टीपल्स वैल्यूज़ ही देंगे जो उस वैल्यू को क्या करेगा, चेंज करेगा। अब चलें यहाँ पर मैं प्रोडक्ट आईडी के बेस पर चेंजिंग्स कर लेता हूँ, क्योंकि प्रोडक्ट आईडी यहाँ पर ज़रा सेम है, और सॉरी डिफरेंट है, यूनिक है। तो लॉग का ही यूज़ करेंगे, क्योंकि लॉग में हमारे पास लेबलिंग डेटा आ जाता है। तो यहाँ पर मैं प्रोडक्ट आईडी की बेस पर चलूँगा। यहाँ पर मैंने लिख दिया प्रोडक्ट आईडी डबल इक्वल होनी चाहिए किसके, L010 के। अगर इक्वल हुई तो उसमें फिर क्या करो,
उसके जो चलें यहाँ पर अगर इटसेल्फ मैं प्रोडक्ट आईडी को ही चेंज करना चाहूँ कि वो प्रोडक्ट आईडी को चेंज कर देना, फिर प्रोडक्ट आईडी के साथ प्रोडक्ट भी चेंज कर देना, क्वांटिटी प्राइस सेम रहने देते हैं, डिस्काउंट भी, डेट को हम कह देते हैं कि डेट चेंज कर देना, बस ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पर मल्टीपल्स कॉलम्स अब लिख लिए हैं, मल्टीपल्स कॉलम्स हैं और उनकी मुझे वैल्यू चेंज करनी है, तो वो भी यहाँ पर मैं मल्टीपल्स टाइम लिखूंगा लिस्ट के अंदर, क्योंकि लिस्ट का यही कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था कि डिफरेंट डाटा टाइप्स के मल्टीपल्स एलिमेंट्स इसके अंदर मौजूद होते हैं। और अब यहाँ पर मेरे पास 3 कॉलम्स हैं, तो वैल्यूज़ भी 3 होनी चाहिए, और जिस सीक्वेंस से मैंने कॉलम नेम लिखे हैं वही सीक्वेंस यहाँ पर होना चाहिए। जिस तरह यहाँ पर मैं सबसे पहले प्रोडक्ट आईडी यहाँ पर मैं लिख देता हूँ LL10, यहाँ पर मैंने पहले प्रोडक्ट आईडी चेंज कर दी। उसके बाद प्रोडक्ट यहाँ पर मैं चलें अब लैपटॉप का लिख देता हूँ, स्मॉल लैपटॉप में कर लेते हैं, या फिर चलें मोबाइल कर लेते हैं, यहाँ पर मैं ML कर देता हूँ। और उसके बाद डेट इसकी मेरे पास पहले आ रही है 21/12, मैं यहाँ पर अब कर देता हूँ 2025 12/22। तो इसको हम रन करते हैं तो देखें ये मेरे पास क्या है, एग्जीक्यूट हो चुका है। अगर इतने ही पार्ट को मैं दोबारा से क्या करूं, कॉल करूं, तो हो सकता है मेरे पास कोई और भी प्रोडक्ट हो। तो यहाँ पर देखें उसे L010 का कोई भी रिकॉर्ड नहीं मिला। क्यों? क्योंकि मैंने L010 पहले प्रोडक्ट आई थी उसको मैंने चेंज कर दिया ML10 के साथ, तो इसलिए मेरे पास इसका रिकॉर्ड यहाँ पर कोई भी डिस्प्ले नहीं हुआ। और अगर यहाँ पर हम ML10 को करें कॉल, तो अब मेरे पास उसका यहाँ पर ये रिकॉर्ड डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से हम अपने अपडेशन के मेथड को भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इज़ इट क्लियर? और अगर हमने कोई रिकॉर्ड डिलीट करना हो तो उसके लिए जो हमने ड्रॉप का मेथड यूज़ किया है वो ही यहाँ पर हमारे पास डिलीट के लिए भी मेथड यूज़ होगा, कि ड्रॉप कि हम पैरेंथेसिस में कॉलम नेम भी दे सकते हैं, हम यहाँ पर इंडेक्स देकर भी डिलीट करवा सकते हैं। क्लियर? ओके, नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पर अच्छा, यहाँ पर मेरे पास एक डेटा है एम्प्लॉय नाम का, सॉरी ई कॉमर्स का, तो उसको यहाँ पर हम ज़रा कॉल करते हैं। उसके हम यहाँ पर सबसे पहले तो इन्फो ले लेते हैं। ठीक है, ये मेरे पास यहाँ पर मोस्टली सारे के सारे रिकॉर्ड्स मौजूद हैं, 10,000 के करीब रिकॉर्ड्स हैं। अच्छा, अब यहाँ पर जो हमने काम सबसे पहले तो ये करना है कि ये जो मेरे पास डेट वाला कॉलम है, रिव्यू डेट, इसकी डाटा टाइप देखें तो यहाँ पर मुझे ऑब्जेक्ट दी गई है। तो ऑब्जेक्ट हमारे पास जो डाटा टाइप्स होती हैं वो उन कॉलम्स की होती हैं जिनके अंदर या तो स्ट्रिंग पूरी की पूरी मौजूद हों या स्ट्रिंग के साथ नंबर्स हों। जिस तरह यहाँ पर अगर बात की जाए तो मेरे पास ये प्रोडक्ट आईडी में स्ट्रिंग भी है L और नंबर्स भी हैं 010, तो ये ऑब्जेक्ट डाटा टाइप कहलाई जाएगी। लेकिन जो डेट वाली कॉलम होती है उसकी हमेशा डाटा टाइप हमारे पास डेट टाइम में होनी चाहिए, करेक्ट डाटा टाइप होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर उसको क्या करेंगे, डाटा टाइप में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पर बल्कि ऑर्डर्स डेट भी है हमारे पास, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैं सिर्फ ऑर्डर्स डेट वाला कॉलम अगर कॉल करूँ ऐड का मेथड, तो ये हमारे पास यहाँ पर सीरीज़ कहलाती हैं।
जब हम अगर एक कॉलम का इस्तेमाल करें तो ये हमारे पास फिर सीरीज़ कहलाती हैं। ओके। तो यहाँ पर हम सबसे पहले इसको कन्वर्ट करेंगे करेक्ट डाटा टाइप में। सो इसके हम यहाँ पर डाटा टाइप सबसे पहले चेंज करेंगे। यहाँ पर दोनों की ही हमारे पास ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर सिंपल मेथड हम डेट वाले कॉलम के डाटा टाइप चेंज करने का हमारे पास ये सिंपल मेथड है, पी डी डॉट टू अंडरस्कोर डेट टाइम। अब चूंकि मुझे ओरिजिनली भी चेंज करना है तो इसलिए मैं अपने डाटा फ्रेम विद कॉलम नेम को यहाँ पर लिखूँगा और इक्वल के बाद सिर्फ मैं लिखूँगा क्योंकि पांडास के अंदर यूज़ होने वाला डेट टाइम का मेथड है। तो उसके लिए यहाँ पर मैं लिखूँगा पी डी अंडरस्कोर सॉरी पी डी डॉट टू डेट टाइम, और इसके पैरेंथेसिस में मैं दोबारा से डाटा फ्रेम को कॉल करूँगा और जो कॉलम होगा डेट वाला उसका मैं यहाँ पर नाम दे दूँगा। और उसके बाद सेकंड भी हमारे पास यहाँ पर है रिव्यू डेट का, तो उसको भी हम यहाँ पर करेक्ट डाटा टाइप में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो बस ये हमारे पास यहाँ पर मेथड है डाटा टाइप्स को कन्वर्ट करने का। अगर मैं यहाँ पर दोबारा से डेटा टाइप्स भी अगर मैं यहाँ पर कॉल करूँ डॉट, तो ये देखें यहाँ पर, ये देखें ऑर्डर डेट वाला जो कॉलम है उसकी डाटा टाइप अब डेट टाइम में आ चुकी है, और इसी तरह रिव्यूज़ वाले की भी अब डाटा टाइप डेट टाइम्स में हमारे पास आ चुकी है। तो सबसे पहले जब भी हम लोग डेट वाले कॉलम के ऊपर कोई भी इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, कोई भी हमने प्रोसेसिंग करनी हो, चूँकि हमारे पास हर डाटा के अंदर मोस्टली डेट वाला कॉलम मौजूद होता है, ठीक है, तो उसके मुताबिक हम चेक करते हैं, अपने ट्रेंड्स को फाइंड आउट करते हैं कि किस तरह से हमारे पास सेल्स वगैरह का अगर है तो सेल्स किस तरह से कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है, किस रीजन में हमारे पास इंक्रीज़ कर रही है, डिक्रीज़ कर रही है। और अगर आप लोग एक चार्ट भी अक्सर देखें, आपके पास लाइन चार्ट इस तरह से शो हो रहा होता है, तो बेसिकली वो ट्रेंड्स को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। समझ आ रही है बात? सो यहाँ पर हमने अपनी डेटा टाइप्स को भी क्या कर लिया है, कन्वर्ट कर दिया है डेट टाइम में। अच्छा, अब यहाँ पर मेरे पास दो डेट्स हैं, तो दो डेट्स हैं, एक मेरे पास ऑर्डर डेट है और एक मेरे पास रिव्यू डेट है। और अगर मुझे एक एक्चुअल डेट भी फाइंड आउट करनी है, जिस तरह ऑर्डर डेट आप देख सकते हैं कि 13/7/23 है, इसी तरह यहाँ पर अगर हम यहाँ पर सॉरी
यहाँ पर हम रिव्यू डेट भी देख लें, तो रिव्यू डेट देखें मेरे पास यहाँ पर 6/6/2025 है। तो यहाँ पर मुझे अगर टाइम डेल्टा निकालना है, यानी कि इनके दरमियान की मुझे अगर ड्यूरेशन निकालनी है, मुझे नंबर्स निकालने हैं कि कितना जो है वो टाइम हो चुका है, कितने दिन गुजर चुके हैं ऑर्डर किए हुए, और ऑर्डर करने के बाद उसके रिव्यू डेज़ के दरमियान कितना अरसा हो चुका है, तो उसके लिए हम यहाँ पर टाइम डेल्टा का यूज़ करते हैं, यानी कि टाइम वगैरह निकालते हैं। तो यहाँ पर मैं एक नया कॉलम क्रिएट करूँगा, जो कि यहाँ पर मैं कॉलम का नाम रख देता हूँ time_2 रिव्यू। ठीक है, यहाँ पर ये मैंने टाइम निकाल दिया। और उसके बाद ये जब तक हम अपने डेट्स वाले कॉलम को pd.to_, डेट टाइम में कन्वर्ट नहीं करेंगे, तब तक ये मेथड इम्प्लीमेंट नहीं होंगे, क्योंकि इसी मेथड से फिर हम लोग अपने डेट्स वाले कॉलम में से मंथ्स को अलग करते हैं, ईयर्स को अलग करते हैं, मंथ्स के नंबर्स को अलग करते हैं, फिर उसके ऊपर हम लोग आगे चल के इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, ग्रुप बाय करते हैं, या फिर जो भी हमने कैलकुलेशन वगैरह परफॉर्म करनी हो। जिस तरह हम लोगों ने एक्सेल के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन की थी, एक्सेल में हमने टेक्स्ट का यूज़ करते हुए अपने डेट वाले कॉलम में से मंथ्स भी निकाली, मंथ्स नेम भी निकाले, वीक डेज भी हमने निकाले थे। ठीक है, तो पांडास के अंदर भी सेम वही मेथड्स, लेकिन थोड़े से डिफरेंट तौर पर यूज़ होते हैं, इम्प्लीमेंट होते हैं। सो यहाँ पर ओके df_ecom आएगा। ओके, यहाँ पर ये मेरे पास एक नया कॉलम क्रिएट हो चुका है, तो इसको यहाँ पर हम पेस्ट करके डॉट हेड का यूज़ करते हैं। सो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर वो मुझे बता रहा है कि ऑर्डर किए हुए आज की डेट तक, यानी जो वहाँ पर रिव्यू डेट दी थी, उस डेट तक ऑर्डर किए हुए कितना टाइम गुजर चुका है या कितने डेज़ यहाँ पर गुजर चुके हैं, तो वो मुझे यहाँ पर बता रहा है 694 डेज़ जो है वो गुजर चुके हैं। तो यहाँ पर ये मेरे पास क्या निकल आए हैं, एक्चुअल जो हैं वो नंबर ऑफ़ डेज़ निकल आए हैं। तो इसी में से हम ज़रा इसमें डेज़ का डिफ़र करके अगर देखें, ecom, यहाँ पर नया कॉलम एक मैं क्रिएट कर देता हूँ, डेज डिफरेंस अगर हमने देखना हो। अभी मैं दोबारा से जो है वो एक एक चीज़ यहाँ पर समझा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर अब मैं यूज़ करूँगा dt.डेज। अगर यहाँ पर मैंने अपने डेट वाले कॉलम को डेट टाइम में कन्वर्ट नहीं किया होगा, तो फिर ये वाला मेथड यहाँ पर इम्प्लीमेंट नहीं होगा। इसलिए सबसे पहले उसको कन्वर्ट करना डेट टाइम में ज़रूरी है। सबसे पहले हमने डेट टाइम में कन्वर्ट किया अपने दोनों डेट्स वाले कॉलम्स को, उसके बाद फिर हमने नंबर्स ऑफ डेज़ निकाले कि कितना टाइम हो चुका है ऑर्डर किए हुए कोई किसी भी प्रोडक्ट को, क्योंकि ये ई कॉमर्स का मेरे पास डेटा है। ठीक है, तो उसके बाद फिर रिव्यूज़ और ऑर्डर के दरमियान कितने दिन गुजर चुके हैं, तो उसके लिए यहाँ पर मैंने एक नया कॉलम क्रिएट किया time_to रिव्यू का, जिसमें मैंने रिव्यू को माइनस किया ऑर्डर वाली डेट में, क्योंकि ऑर्डर पहले हुआ है और रिव्यू बाद में किया गया है, तो इसलिए रिव्यू को हम पहले रखेंगे और माइनस करेंगे ऑर्डर डेट से। तो यहाँ पर उसने मुझे दिन बता दिए हैं कि 694 डेज़ हो चुके हैं पहले वाले ऑर्डर को, सेकंड को वो नेगेटिव दे रहा है, तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास ज़्यादा टाइम होगा और ये कम टाइम होगा, तो इसलिए वो यहाँ पर मुझे माइनस में शो करवा रहा है। और अब यहाँ पर हम .dt.डेज, .dt का मतलब है डेट टाइम, और डेट टाइम के अंदर यूज़ होने वाला ये मेरे पास यहाँ पर डेज़ का मेथड आ रहा है, जो एक्चुअल में मुझे क्या रिप्रेजेंट यहाँ पर करेगा, जो एक्चुअल हमारे नंबर्स होंगे वो यहाँ पर हमें डिस्प्ले करवाएगा। तो वो भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, यानी कि अब वो जो डेज़ साथ में टेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा था वो क्या हो चुका है, अब यहाँ पर रिमूव हो चुका है। तो ये कुछ हमारे पास यहाँ पर नेगेटिव डेज़ भी आ रहे हैं, ठीक है, और कुछ हमारे पास यहाँ पर पॉजिटिव डेज़ भी आ रहे हैं।
समझ आई है। अभी थोड़ी सी जो है वो मुश्किल लग रही होगी, लेकिन यहाँ पर हमने एक काम किया है कि डेट वाले कॉलम को हमने उसकी करेक्ट डाटा टाइप में सबसे पहले कन्वर्ट किया है, जो कि कन्वर्ट करना ज़रूरी है कि जब भी हम डेट टाइम्स के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, हम जो मैंने आपको कहा था कि विजुअलाइजेशन की मैं आपके साथ लेक्चर शेयर करूँगा, उसमें मैंने डेट टाइम्स का यूज़ करते हुए भी कुछ ग्राफ इम्प्लीमेंट किए हैं। तो फिर आपको वहाँ पर समझ आ जाएगी कि ये करना क्यों ज़रूरी था, क्योंकि जब हमारे पास एक करेक्ट डाटा टाइप ही नहीं मौजूद होगी तो हम फिर उसमें से ना तो मंथ्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ना ईयर्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ना डेज़ वगैरह को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर हमने ये काम यूज़ किया था कि डेट्स के अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग अगर हमें बताना पड़े कि कितने मंथ्स हो चुके हैं ऑर्डर हुए को, या फिर कितने परसेंट ऑर्डर हुआ है, या फिर कितनी टोटल इस मंथ के अंदर मुझे बताओ, इस ईयर के अंदर बताओ कितनी सेल हुई है, सबसे बेस्ट सेल कौन सी है, तो फिर आप डेट्स वाले कॉलम्स के अकॉर्डिंग एनालिसिस परफॉर्म करते हैं। इज़ इट क्लियर? अगर हमने यहाँ पर मंथ्स वगैरह एक्सट्रैक्ट करने हों तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पर मेथड यूज़ होता है dt.month, अगर हमने अलग कॉलम को क्रिएट करना हो। यहाँ पर उसको भी हम कर लेते हैं। जिस तरह मैं यहाँ पर अब ईयर्स का एक कॉलम क्रिएट कर लेता हूँ, और मुझे अगर ईयर सिर्फ ऑर्डर वाले में से ईयर्स चाहिए तो वो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। ठीक है, किस कॉलम में से मुझे ईयर्स चाहिए तो वो मैंने सिर्फ ऑर्डर वाला यहाँ पर टेबल ले लिया है। और उसके बाद dt.ईयर्स, ठीक है, तो उसमें से ये मुझे क्या करेगा, ईयर्स को एक्सट्रैक्ट करके दे देगा। अगर मुझे मंथ चाहिए तो यहाँ पर मैं dt डॉट फिर मंथ ले लूँगा, यहाँ पर dt.month। लेकिन ये जो month मंथ वाला मेथड है, इसमें वो मुझे मंथ्स नंबर्स में देगा कि अगर जनवरी है तो वो मुझे वहाँ पर 1 दे देगा, और अगर मुझे एक्चुअल में मंथ्स के नाम चाहिए जनवरी फरवरी, तो उसके लिए फिर यहाँ पर हम मेथड यूज़ करेंगे dt.month_name, और आगे यहाँ पर हम फिर पैरेंथेसिस भी लगाएंगे। तो अब अगर यहाँ पर मैं सिर्फ अपने डेटा को कॉल करूँ कुछ उसके डॉट हेड, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कुछ कॉलम्स मेरे पास पहले से ही मौजूद थे। ठीक है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम है। अब यहाँ पर देखें, अगर हमने फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को मिलाकर हमने फुल नेम का कॉलम क्रिएट करना हो तो उसके लिए जो हमने लिस्ट कॉन्कैटिनेशन का मेथड पढ़ा था आपके पास, वो यहाँ पर यूज़ हो सकता है। ओके, यहाँ पर ये देखें, ये टाइम टू रिव्यू, तो मेरे पास ये आ गए डेज, और यहाँ पर ये देखें, ये मेरे पास यहाँ पर ईयर्स और मंथ्स आ गए हैं ऑर्डर डेट के अकॉर्डिंग। यहाँ पर मेरे पास ये मंथ्स और ईयर्स आ गए हैं। ईयर जो यहाँ पर 2023 अप टू यहाँ पर मुझे रिप्रेजेंट हो रहे थे, और मंथ्स जुलाई है तो 7 अगर लिखा होगा तो जुलाई आ जाएगा, अगस्त लिखा होगा तो फिर मेरे पास यहाँ पर जैन आ जाएगा। तो चलिए यहाँ पर मैं अगर ऑर्डर अंडरस्कोर डेट कॉमा सेकंड है मेरे पास मंथ्स, सिर्फ इन्हीं को यहाँ पर कॉल करूँ तो देखें, चलिए यहाँ पर ईयर्स को भी कर लेते हैं। तो ये मेरे पास ईयर स्टार्ट में है 2023 7/13, तो यहाँ पर मेरे पास ईयर अलहदा से एक्सट्रैक्ट हो के आ गया 2023,
और मंथ, चूँकि यहाँ पे 7 था तो 7 मंथ का जो नेम है, अगर मुझे नेम चाहिए होगा तो फिर dt डॉट मंथ अंडरस्कोर नेम और पैरेंथेसिस का यूज़ करेंगे, तो फिर ये इस नंबर को मंथ में कन्वर्ट कर देगा। तो चूँकि 7th मंथ है तो वो जुलाई बनता है, 8 अगस्त, 5th मई, और इसी तरह अप टू सो ऑन। ठीक है, तो यहाँ पर फिर हम मंथ्स के अकॉर्डिंग अपने एग्रीगेशन फंक्शंस को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ग्रुप बाय का यहाँ पर हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो क्लियर है कि डेट्स वाले कॉलम पे जब भी वर्किंग करनी हो तो सबसे पहले डेट, उसकी जो डाटा टाइप है वो डेट टाइप में मौजूद होना ज़रूरी है। अगर नहीं है तो उसके लिए हम पांडास के अंदर यूज़ होने वाला pd डॉट टू अंडरस्कोर डेट टाइम का बिल्ट इन फंक्शन इस्तेमाल करेंगे। क्लियर? अच्छा, नेक्स्ट यहाँ पर अब हम आउटलायर्स को ज़रा डिटेक्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर हम यहाँ पर डिस्क्राइब का मेथड इस पर इम्प्लीमेंट करें, जिस तरह डॉट डिस्क्राइब, तो चूंकि हमने डिस्क्राइब मेथड पढ़ा है कि हमेशा न्यूमेरिकल डेटा के ऊपर इम्प्लीमेंट होता है, तो यहाँ पर ये हमारे पास मोस्टली न्यूमेरिकल डेटाज हैं। डेट टाइम का हम अभी यूजेज नहीं देखेंगे, सिर्फ हम न्यूमेरिकल डेटा का यहाँ पर यूज़ देखेंगे। तो अगर यहाँ पर हम क्वांटाइल्स या परसेंटाइल्स की बात करें तो मिनिमम वैल्यू यहाँ पर है मेरे पास 1 क्वांटिटी के अंदर, और 25% मेरे पास यहाँ पर है 2, 50% है 3, और यहाँ पर मेरे पास 75% है 4, और 5% यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू 5 है। तो इसका मतलब है कि इसके अंदर आउटलायर्स इतनी नहीं है, क्योंकि आउटलायर्स कहते हैं कि जब हमारे पास एक वैल्यू एक्सट्रीम मौजूद हो, जिस तरह फॉर एग्जांपल मेरे पास एक मिनिमम जो रेंज आ रही है मेरे डाटा के अंदर वो 1 से लेकर 20 तक है, लेकिन मैक्सिमम वहीं पे मुझे एक मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 500 मिल चुकी है। हालांकि एवरेज जो रेंज है मेरे पास वो 1 से लेकर 20 तक की है, और वो जो 500 वाली एक दो वैल्यूज़ मेरे पास मौजूद हैं वो बेसिकली हमारे पास होती हैं आउटलायर्स। तो यहाँ पर अगर हम बात कर लें तो देखें, मिनिमम वैल्यू यूनिट प्राइस के अंदर है 25, और 25% है 80, 50% है यहाँ पर 129, 70% है 229, लेकिन मैक्सिमम अगर वैल्यू देखी जाए तो 999, यानी कि ये 230 से भी कितने टाइम्स मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर मौजूद है, तकरीबन 1000। तो इसका मतलब है कि 75% के बाद हमारे पास काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर आउटलायर्स मौजूद हैं। तो आउटलायर्स को यहाँ पर अगर हमने विजुअली डिटेक्ट करना हो तो उसके लिए यहाँ पर हम सीबॉर्न लाइब्रेरी का यूज़ करेंगे। मैंने ऊपर सीबॉर्न एज अ SNS के तौर पर इंपोर्ट कर ली थी, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, ये है पांडास के बाद matplotlib.pyplot ये पूरी एक लाइब्रेरी है matplotlib.pyplot, और इसको मैंने शॉर्टली PLT के तौर पर इस्तेमाल करूँगा। और इसी तरह यहाँ पर लाइब्रेरी मैंने सीबॉर्न भी ले ली है SNS के तौर पर, मैं उसको आगे चलकर यूज़ करूँगा। तो यहाँ पर हम सीबॉर्न लाइब्रेरी का यूज़ करते हुए बेसिकली ये दोनों जो लाइब्रेरीज़ हैं मैटप्लॉटलिब और सीबॉर्न, ये मिलकर ही विजुअलाइजेशन करती है। यानी PLT के अंदर एक मेथड यूज़ होता है शो का, जो ग्राफ्स को आउटपुट में डिस्प्ले करवाने के लिए हेल्प करती है। तो यहाँ पर मैं SNS डॉट हमारे पास यहाँ पर बॉक्स प्लॉट का यूज़ होता है। उसके बाद यहाँ पर हम एक्स एक्सिस भी दे सकते हैं, वाई एक्सिस भी दे सकते हैं, दोनों एक्सिस में से एक ही चलेंगे, तो उसी के मुताबिक वो हमें बॉक्स डिस्प्ले करवाएगा। और कॉलम नेम भी दे सकते हैं, और उसके अलावा हम यहाँ पर पूरा जो है वो डेटा फ्रेम भी दे सकते हैं। ठीक है, तो डेटा फ्रेम अगर हम यहाँ पर पूरा देंगे तो फिर भी उसमें से जो न्यूमेरिकल डेटास के अंदर आउटलायर्स होंगी वही हमें यहाँ पर शो करवाएगा। तो यहाँ पर मैं PLT डॉट
शो करता हूँ तो ये मेरे पास यहाँ पर आउटलाइन बॉक्स प्लॉट यहाँ पर डिस्प्ले हो चुका है। अच्छा, यहाँ पर हम इस ग्राफ को थोड़ा सा इसकी लेंथ वगैरह चेंज भी कर सकते हैं, तो उसके लिए यहाँ पर हम यूज़ करते हैं PLT डॉट फिगर, और इसके पैरेंथेसिस में हम एक यूज़ करेंगे फिक्स साइज़, ठीक है, और इसके पैरेंथेसिस में फिक्स साइज़ में 8,4 का दे देता हूँ। तो ये थोड़ा सा हमें चार्ट इस तरह से डिस्प्ले हो रहा है। अब अगर आप यहाँ पर देखें तो ये देखें माइनस में मेरे पास डेफर डेज कुछ माइनस में आ रहे थे, ठीक है, लेकिन ये जो यहाँ पर ये बबल्स नुमा यहाँ पर मुझे डिस्प्ले हो रहा है, बेसिकली यही हमारे पास आउटलायर्स होती हैं, ठीक है। तो ये आउटलायर्स को हमने क्या करना होता है, रिमूव करना होता है अपने डेटा में से। ओके, सो ये हमारे पास यहाँ पर सीबॉर्न लाइब्रेरी का यूज़ होता है। अब मुझे इन आउटलायर्स को डिटेक्ट करना है अपने डाटा में से, तो उसके लिए हमारे पास 2-3 मेथड यूज़ होते हैं। एक जी स्कोर का मेथड यूज़ होता है जो हम यूज़ करते हैं स्टैटिस्टिकली स्टैंडर्ड डेविएशन का, जो हमने कॉन्सेप्ट देखा था, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन क्लास में मौजूद ही है ना। चले मैं यहाँ पर जो है वो बता देता हूँ, बाकी फिर आपकी मर्ज़ी। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं जी स्कोर का एक यूज़ यहाँ पर कर लेता हूँ। हमारे पास जी स्कोर का एक मेथड यूज़ होता है, और इसके लिए हमारे पास यहाँ पर लाइब्रेरी यानी बिल्ट इन फंक्शन भी यूज़ होता है। तो यहाँ पर मैं ये देखें scipy डॉट STS यानी scipy के अंदर स्टैट्स नाम का एक मॉड्यूल है, उसको मैं यहाँ पर इंपोर्ट कर रहा हूँ एज STS के तौर पर। फिर यहाँ पर मैंने जी स्कोर नाम का एक वेरिएबल ले लिया और उसको मैंने वैल्यूज़ असाइन कर दी, क्योंकि कुछ वैल्यूज़ मेरे पास हो सकता है आ जाएं नेगेटिव में भी। तो उन नेगेटिव को यहाँ पर ख़त्म करने के लिए हम np.abs का यूज़ करते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू। लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए इसको मैं यहाँ पर कर देता हूँ रिमूव, और यहाँ पर मैं अभी एक ही कॉलम का नेम बता देता हूँ जिसमें मेरे पास सबसे ज़्यादा आउटलायर्स हैं, दैट इज़ यूनिट अंडरस्कोर प्राइस। तो यहाँ पर ओके, अब इसको हम यहाँ पर कॉल कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखें मेरे पास कुछ वैल्यूज़ आ चुकी हैं। इसका मतलब है ये हमें यहाँ पर वैल्यूज़ जो देता है वो नेगेटिव से लेकर पॉजिटिव की रेंज में देता है। यानी ये कह सकते हैं कि नेगेटिव 1 से लेकर पॉजिटिव 1 के दरमियान की ये हमें रेंज देता है। यहाँ पर एक और मेथड यूज़ होता है कि जी स्कोर अगर हमारे पास ग्रेटर देन है 3 और लेस देन है -3 से, यानी ग्रेटर देन 3 है और लेस देन है -3 से, तो फिर इसका मतलब है कि वो हमारे पास उसके अंदर एक्चुअल जो आउटलायर्स हैं वो मौजूद हैं। तो यहाँ पर एक जी स्कोर का ये हमारे पास मेथड यूज़ होता है, जिसमें ठीक है कुछ यहाँ पर भी रेंज हमारे पास आ रही हैं। इस तरह अगर डबल इक्वल का हम यूज़ कर लें तो फॉल्स है। ओके, नेक्स्ट मेथड हमारे पास यहाँ पर IQR का, जो मोस्टली यहाँ पर यूज़ होता है। IQR इंटर क्वार्टाइल रेंज है। इसके अंदर हम सबसे पहले तो Q1 और Q3 को यहाँ पर डिस्क्राइब करते हैं। Q1 हमारे पास लोअर क्वार्टाइल है और Q3 हमारे पास
अपर क्वार्टाइल यूज़ होती है। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर क्वार्टाइल 0.25 यानी 25% जो होंगी, और यहाँ पर 75% से जो कम होंगी, सॉरी ज़्यादा होंगी। और उसके बाद यहाँ पर रेंज मैं निकाल लूँगा। इंटरक्वार्टाइल रेंज फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है Q3 माइनस Q1। यहाँ पर मैं इसको रन करता हूँ और हम यहाँ पर IQR इंटरक्वार्टाइल रेंज, तो वो मेरे पास यहाँ पर आ चुकी है 149, यानी इन दोनों के दरमियान की जो रेंज है वो मेरे पास 149 है। इससे ज़्यादा या इससे अगर कम की होंगी तो वो मेरे पास यहाँ पर एज आ आउटलायर्स के तौर पर यूज़ होंगी। तो यहाँ पर मैं लोअर बाउंड का फॉर्मूला लिख देता हूँ, जो कि हमारे पास यूज़ होता है Q1 माइनस 1.5 मल्टीप्लाई बाय IQR। ये हमारे पास लोअर बाउंड को फिक्स करने का यहाँ पर फॉर्मूला यूज़ होता है। ये फॉर्मूला चेंज नहीं हो सकता। और इसी तरह अपर के लिए हम यहाँ पर यूज़ करते हैं Q3 प्लस 1.5 मल्टीप्लाई बाय IQR। तो यहाँ पर ये हम इन दोनों की रेंज फिक्स कर देते हैं कि इस रेंज से ऊपर नीचे नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये मेरे पास यहाँ पर क्या आ चुकी है, -143। और अपर की अगर हम देख लें तो वो मेरे पास 452 है। यानी कि लोअर में मेरे पास जो सबसे कम आ रही है नेगेटिव में वो थी 143, और अपर में मेरे पास आ रही है 452। अब इनसे जो बाहर की रेंज में मेरे पास वैल्यूज़ मौजूद होंगी, दीज आर कॉल्ड आउटलायर्स। तो यहाँ पर मैं आउटलायर्स नाम का एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ, df_ecomp unit_price। ठीक है, यहाँ पर मैंने एक्चुअल डाटा को कॉल करना है, तो इसलिए हम डाटा फ्रेम नेम लिखेंगे। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम यहाँ पर कंडीशन इंप्लीमेंट करेंगे कि जितनी भी रेंज unit_price वाले कॉलम के अंदर लोअर बाउंड से अगर कम की कोई रेंज होगी तो उसको क्या करो, ख़त्म कर दो, डिटेक्ट कर दो। और उसी के साथ अगर वो रेंज यहाँ पर ग्रेटर देन होगी मेरी अपर बाउंड्री से, तो उसको भी यहाँ पर क्या करो, ख़त्म कर दो। तो यहाँ पर हम आउटलायर्स को डिटेक्ट साथ में कर लेते हैं। ओके, यहाँ पर आउटलायर है। ओके, यहाँ पर हमारे पास आएगी तो ये मेरे पास यहाँ पर अब क्या आ चुकी हैं, आउटलायर्स आ चुकी हैं, जो कि टोटल यहाँ पर मेरे पास 1268 है। तो ये मेरे पास यहाँ पर आउटलायर्स क्या हैं, डिटेक्ट हो चुकी हैं। अगर एक्चुअल डाटा के अंदर से हम देखें कि कितनी आउटलायर्स टोटल डिटेक्ट हो चुकी हैं, तो शेप को हम यहाँ पर क्या करेंगे, शेप इसकी देखते हैं। ठीक है, हम यहाँ पर शेप को माइनस कर देते हैं आउटलायर्स की शेप के साथ। ओके, यहाँ पर वो कह रहा है कि टप्पली चेंज नहीं हो सकता। चलिए खैर, हमारे पास टोटल जो थी वो कॉलम्स कितने थे, 10,000 में से हमारे पास 1268 रोज़ जो हैं वो क्या हो चुकी हैं, डिलीट हो चुके हैं, क्योंकि ये हमारे पास एक्चुअल क्या थी, आउटलायर्स थी हमारे डाटा के अंदर। ठीक है, तो आउटलायर्स का जो मोस्टली हमारे पास यहाँ पर मेथड यूज़ होता है वो यही है। IQR का यूज़ करते हुए हम आउटलायर्स को क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं और फिर उसी को रिमूव करते हैं, जिसमें हम Q1 और Q2 को पहले सेट करते हैं 25% और 75%, या और थोड़ा सा कम ज़्यादा हो सकती हैं।
और लोअर बाउंड्री और अपर बाउंड्री का सेम हमारे पास फॉर्मूला फिक्स होता है। लोअर बाउंड्री के लिए हम लोग Q1 माइनस 1.5 मल्टीप्लाई बाय IQR करते हैं, और अपर बाउंड का सेम फॉर्मूला रहता है, बस Q1 की जगह Q3 आ जाता है और माइनस की जगह प्लस आ जाता है, वैल्यूज़ बाकी सेम रहती हैं। और विजुअली अगर हमने डिटेक्ट करना हो तो उसके लिए सी बॉन्ड का हम लोग बॉक्स प्लॉट यूज़ करते हैं, जो सबसे ज़्यादा हमारे पास क्या है, हेल्पफुल रहता है। सो ओके, क्लियर है। आज की क्लास में हम लोगों ने अपडेशन के मेथड देखे कि अगर हमने डेटा को अपडेट करना चाहे, जिस तरह के मैं पहले ही कह चुका हूँ कि वैसे तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि एज अ एनालिस्ट हमने सिर्फ डेटा को एनालाइज करना होता है, उस पर EDA हमने परफॉर्म करना होता है, और वो भी परफॉर्म करने से पहले हम डेटा को अंडरस्टैंड करते हैं, डेटा को समझते हैं, उसका ओवरव्यू लेते हैं, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, उसका स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करते हैं, जिसमें हमारे पास डिस्क्राइब मेथड ऑलरेडी यूज़ है। आउटलायर्स डिटेक्ट करते हैं, हम फिल्ट्रेशन करते हैं, क्यूरी मेथड इम्प्लीमेंट करते हैं, देन हम डिफरेंट तरह से अपने डाटा को सबसे पहले चेक करते हैं, फिर डेटा टाइप्स चेंज करते हैं, और चेंज करने के बाद फिर हम क्या करते हैं, उसके ऊपर और मज़ीद एनालिसिस परफॉर्म करते हैं, डेट टाइम के ऊपर हम लोग एनालिसिस परफॉर्म करते हैं, और उसी के साथ साथ फिर विजुअलाइजेशन भी हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं। सो इज़ इट क्लियर? और आउटलायर्स हमें किस तरह से पता चलता है कि ये हमारे डाटा के अंदर आउटलायर्स हैं, तो जो हमने विजुअली इसमें चेक किया था, और उसमें हमें जो ये बबल्स नज़र आ रहे होते हैं, अगर तो ये बबल्स इस तरफ हैं, अब देखें मैंने यहाँ पर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस नहीं लिखा, इसलिए मुझे ये ग्राफ इस तरह से डिस्प्ले हो रहा है, तो यहाँ पर हम एक्स एक्सिस वाई एक्सिस भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक टाइम पे, या तो एक्स एक्सिस का यूज़ करेंगे या फिर वाई एक्सिस का, तो फिर ग्राफ आपको उसी तरह से डिस्प्ले होगा। तो यहाँ पर अगर मेरे पास इस तरफ को है आउटलायर्स, तो इसका मतलब है कि फिर वो मेरे पास 75% 80 से ऊपर की आउटलायर्स हैं, ठीक है। और अगर इस तरफ होंगी तो फिर इसका मतलब है वो Q1 से कम है। तो ये जो बॉक्स हमें यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है, तो बेसिकली ये मेरे पास यहाँ पर Q3 है, ये मेरे पास मीडियन है, ठीक है। मीडियन मतलब जो सेंट्रल पॉइंट होता है, और ये मेरे पास यहाँ पर Q1 है, ओके। इसी तरह यहाँ पर भी ये मेरे पास मीडियन है, ये Q3 है और ये Q1 है, और यहाँ पर और भी रेंज होती है जो Q3 और Q1 के बिल्कुल पास पास होती हैं, लेकिन जो बहुत ज़्यादा दूर हों तो फिर वहाँ पर वो हमें बबल्स शो करवाता है, तो इसका मतलब है कि वो डेफिनेटली आउटलायर्स है। तो यहाँ पे भी डिस्क्राइब का मेथड भी यूज़ करते हुए हमें पता चल गया है कि इसके अंदर आउटलायर्स है ही हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर आप चेक करें तो मिनिमम वैल्यू है 25% पे वो 80 वैल्यू है, हालांकि इसके दरमियान भी बहुत ज़्यादा रेंज आ चुकी है, आउटलायर हो सकती हैं। 50% पे 129 है, और उसके बाद 70% पे 229 है, लेकिन अगर आप मैक्सिमम वैल्यू चेक करें तो वो डायरेक्ट ही 75% से कितनी जा रही है, 999। तो इसका मतलब है कि इसके दरमियान बहुत ज़्यादा आउटलायर्स हैं, कि एक वैल्यू जो मेरे पास यहाँ पर मेरे जो डाटा का 75 या 80% जो डाटा है वो मौजूद है 235 पे, लेकिन वो डायरेक्ट ही 235 से 999 पे जा रहा है, तो इसका मतलब है कि उसके दरमियान बहुत ज़्यादा आउटलायर्स हैं, ठीक है। यही 999 ये एक एक्सट्रीम वैल्यू है, ठीक है। तो ये आउटलायर्स यहाँ पर कहलाती हैं। सो ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि क्लियर हुआ होगा आपको। थोड़ा सा और जो है वो नेक्स्ट क्लास में भी हमारी फिर पांडास पे ही एक दो और अगर फंक्शंस कुछ रहते हुए तो उनको हम लोग कवर कर लेंगे, अदरवाइज़ फिर आपके साथ मैं जो है वो विजुअलाइजेशन की शेयर करूँगा लेक्चर, और EDA भी इसके ऊपर हम फिर अपना एक परफॉर्म करेंगे, जिसमें स्नैरियोस के अकॉर्डिंग जो है वो हम अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, और उसके बाद फिर इंशाल्लाह हमारे पास ये वाइंड अप हो जाएगा। सो ओके, क्लियर? सो ओके, थैंक यू सो मच फॉर हेयरिंग। अल्लाह हाफिज़।